हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। पिछला वीडियो आपने देख रहे हैं कि नहीं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगना चाहिए। ये तो नहीं देख रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, न देखिए। लेकिन पूरी नहीं देख रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं। चलिए ठीक है, छोड़िए। हम अगले जो लेक्चर स्टार्ट किए थे, सॉरी कल जो लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था, कल का वीडियो लेक्चर जो डाउन हम लोग कंप्लीट किए थे, लगभग हम यूरिन के स्ट्रक्चर और सॉरी यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर मैंने पूरी तरह से बता दिया था, और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और बॉडी के किस आर्गन से होते हुए किस आर्गन में स्टोरेज होता है और किस आर्गन से बाहर निकल जाता है। ये चीजें मैंने डिस्कस कर दिया था ना। और ये भी मैंने डिस्कस किया था कि किडनी जो होती है यूरिनरी सिस्टम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट आर्गन क्यों बोला जाता है। ये चीज मैंने डिस्कस कर दिया था ना। और मैंने यह भी बताया था कि किडनी का कलर, शेप, वेट और वह किडनी हमारे बॉडी के किस पोजीशन में कहाँ पे पाई जाती है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। तो इतना समझ में आया था? अच्छा, ये नहीं समझ में आया था? अरे यार, तो समझ में तो अच्छा, चलिए ठीक है, समझ में आया। देखिए, आज हम केवल डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने कल जो स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो स्ट्रक्चर जैसे कि आज भी मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक बार और रिवाइज कर मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ ना। जैसे कि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आज थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा बनाऊंगा। हाँ ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। देखिए ये ये थोड़ा सा अच्छा सीधा नहीं बन रहा है। ये हमारा गेट बन गया है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारा यूरेटर है, इसकी संख्या 2 थी और इसकी संख्या 1 थी। ये हमारा यूरेथ्रा है, और ये हमारा किडनी है। इसको तो आप भली बातें जानते हैं। ये जो जालीदार मैं संरचना में बना रहा हूँ, इसे नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। देखिए ये इतना आपको मैं इतना दूर दूर दिखा रहा हूँ ना, ये इतना दूर दूर होता नहीं है, ये काफी घनाकार होता है। इसीलिए तो मैंने बोला था ना कि लगभग किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो 200 बिलियन होता है। कितना होता है? 200 बिलियन।
तो देखो ऐसे नहीं लग रहा है कि ऐसे इतना है आपको दे रहा है, ये ऐसे नहीं होता है। आपस में एक दूसरे से काफी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये हमारा किडनी हुआ। ये समझ में आया, ये फिर समझ में आया। चलिए ठीक है। देखिए मैंने बोला था कि ये जो किडनी होती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, राइट किडनी का वेट मैंने बोला था कितना था, 120 ग्राम, और इसका जो वेट जो था 150 ग्राम। अगर इसके कलर की बात मैंने करूं, कलर की बात, रेडिश ब्राउन इन कलर था ना जी, रेडिश ब्राउन इन कलर, इतना समझ में आया। और ये तो जानते हैं कि हमारे बॉडी के थोड़े सी कैविटी में पाया जाता, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। चलिए ठीक है, ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। हाँ ये चीजें मैं बताना चाह रहा था। हाँ देखिए कि मैंने बोला था ना कि किडनी का जो मेन फंक्शन होता है, मेन जैसे कि यूरिनरी सिस्टम का सबसे मेन और मेजर ऑर्गन तो किडनी को बोला ही जाता है, लेकिन इसके मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ये जो वर्क करता है, मेन इसका जो फंक्शन होता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करना। क्या करना, ब्लड को फिल्ट्रेट करना। जैसे कि ये ब्लड को तो फिल्ट्रेट करता है, ब्लड फिल्ट्रेट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल इसमें फंस जाता है, वो अवशिष्ट पदार्थ को वह यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं, यह यूरिन का फॉर्मेशन करता है किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। जैसे कि मैंने जो बोल रहा था कि किडनी हमारी बॉडी की, सॉरी यूरिनरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन्स होता है। कुछ मैं बताना चाह रहा था लेकिन भूल गया, चलो ठीक है, जाने दो। देखिए ये किडनी है, किडनी की संख्या जानते ही है, ये हमारे बॉडी में 2 पाया जाता है, यूरेटर भी हमारे बॉडी में 2 पाए जाते हैं। देखिए जब जब अभी हम आपको इस तरह से जनरली बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए इससे ब्लड इंटर कर रहा है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अभी ये हम आपको बताएंगे, जब इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे ना, तो उसमें हम बताएंगे कि ये ब्लड कहाँ से आता है। तो बस इतना जानते रहिए कि ये ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी पार्ट से किडनी में आ रहा है। तो देखिए ये किडनी जो होती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, जब ब्लड आता है ना, तो ये सारी ब्लड को क्या करने लगती है, फिल्टर करने लगती है, फिल्टर करने लगती है। देखिए दोनों एक साथ फिल्टर करती है, ये नहीं कि एक किडनी, अच्छा एक किडनी अगर रुकी है तो दूसरी किडनी करे कि दूसरी किडनी वर्क कर रही है, तो ऐसा स्टेप नहीं होता है। कि ये नहीं है कि एक किडनी तुम आराम करो, मैं वर्क कर दे रहा हूँ, ऐसा चीजें नहीं है। इन सब में ऐसी दोस्ती होती है, ऐसी दोस्ती होती है कि दोनों एक साथ वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किडनी रुके रहेगी तो ये किडनी क्या करेगी, वर्क करेगी। अगर 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 काम करना है तो दोनों एक साथ वर्क करेगी ना। अब वैसे भी तो ये लगातार पूरी इनवॉलेंट्री की तरह, सॉरी वॉलेंट्री का मतलब कि ये इनवॉलेंट्री की तरह क्या करती हैं, काम करते हैं। ये पूरे 24 घंटा वर्क करते हैं। देखिए जब ब्लड छन जाता है, तो ब्लड छनने के बाद यह जैसे ब्लड को फिल्टर करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। जैसे कि मेन फंक्शन इसका यही है, लेकिन इसका कुछ इसके अलावा भी किडनी और भी फंक्शन करता है, इसीलिए मैंने इसको मेन फंक्शन बोला था, ब्लड को फिल्ट्रेट करना ना। ऐसे बोल सकते हैं यूरिन का फॉर्मेशन करता है किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो ये ब्लड छन गया, ब्लड को छनने के बाद इसे जो अवशिष्ट पदार्थ इसमें रुक जाते हैं, उस अवशिष्ट पदार्थ को ये किडनी यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यूरिन में जब कन्वर्ट कर देता है, तो ये यूरिन जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना। तो ये इसमें हमारे बॉडी में एक यूरेटर पाया जाता है, इनकी संख्या जो होती है 2 होती है। कितनी होती है, 2 ना।
ये पेयर्स में ऑर्गन होते हैं। ये जितने भी यूरिन होते हैं राइट और लेफ्ट वाले पार्ट में, वो सारा यूरिन अपने इस यूरेटर के रास्ते क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो यह जो यूरेटर बेचारा होता है, ये सारे यूरिन को इस यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आके क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि राइट किडनी का जो वर्क होता है वही काम लेफ्ट किडनी का भी होता है। देखिए, कहा भी जाता है कि अगर किसी पर्सन का एक किडनी खराब हो जाए तो वो दूसरे किडनी से काम चला सकता है। ये इसलिए क्योंकि जो काम राइट किडनी करती है वही काम लेफ्ट भी करती है। देखिए, यहाँ तक हम समझ में आ गया था। और देखिए यहाँ से जब ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है तो सारा यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर जाता है, इकट्ठा कर जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ यूरेटर। अगर यूरेटर का क्वेश्चन पूछ दे कि अगर यूरेटर का क्वेश्चन पूछ दे कि यूरेटर का फंक्शन क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह यूरिन को ट्रांसपोर्टेशन करता है। यूरिन ट्रांसपोर्टेशन बाय ईच किडनी in a urinary bladder। मतलब कि यह यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रत्येक किडनी से, और वह कहाँ पे स्टोरेज करता है, यूरिनरी ब्लैडर में ना। तो यहाँ से हम समझ में आ गया। तो इसको हम मिटा दें। अब यहाँ पे यूरिन जब आ जाता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का जो काम होता है वह मैसेज को हमारे ब्रेन तक क्या करना, पहुंचाना ना। तो ये रिसेप्टर जो होते हैं, जब यूरिन आने लगता है तो ये यूरिन इस रिसेप्टर से क्या करने लगते हैं, टच होने लगते हैं। जब रिसेप्टर से टच होते हैं ना, तो ये यूरिन का इस रिसेप्टर का काम ही होता है मैसेज को भेजना। तो ये हमारे ब्रेन को क्या करने लगते हैं, मैसेज को भेज देते हैं। तो ये मैसेज को जब भेजने लगते हैं, तो ये जब बार बार मैसेज को भेजने लगते हैं, मतलब कि ये जब सभी रिसेप्टर पूरी तरह से भर जाते हैं, तो हमारे ब्रेन को यह पता चल जाता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वह क्या कर चुका है, भर चुका है। तो ये ब्रेन जो होता है यहाँ से मैसेज देता है कि ठीक है, चलिए भर गया है, तो इसे क्या करिए, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में ला दीजिए, ताकि ये जो स्फिंक्टर गेट लगा है, इसको स्फिंक्टर बोलते हैं जी, स्फिंक्टर गेट। ये जो होता है, ये जो स्फिंक्टर गेट लगा है, ऐसे सिस्टम पाए जाएंगे। देखिए, ये गेट तभी खुलेगा जब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। देखिए, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें ये जो गेट पाया जाता है, ये काफी स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर होता है, गेट होता है, जो इस यूरिन को रेगुलेट बनाए रखने का काम करता है। यह यूरिनरी ब्लैडर में जो ये स्फिंक्टर है, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर ये ना रहता तो हम लोग यूरिन यहाँ से बनता और हम अपने यूरिन को लगातार कंटिन्यू अमाउंट में क्या करते रहते, रिलीज करते रहते। इसीलिए गेट जो होता है इस सारे यूरिन को क्या करने रहता है, रेगुलेट बनाए रखता है। चलिए, ये जब मैसेज आने लगता है ब्रेन से, तो ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है अपने यहाँ को क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी आपको बताया था। कॉन्ट्रैक्ट ये इसलिए होती है क्योंकि यह जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो काफी इलास्टिक नेचर का होता है। समझ में?
देखिए ये इलास्टिक नेचर का होता है, इसीलिए ये अपने आप को क्या कर लेता है, फैल लेता है। जब फैलता है ना तो इसमें के जितने भी यूरिन होते हैं वो सारा यूरिन, ये गेट खुल जाता है तब ये सारा यूरिन इस यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर जाता है, बाहर कर जाता है। समझा? तो ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हम मिटा दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिन स्टोरेज बाय विच ऑर्गन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूरिन स्टोरेज बाय इन दिस ऑर्गन, विच ऑर्गन, यूरिन स्टोरेज बाय विच ऑर्गन ऑफ यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में यह यूरिन क्या होता है, स्टोरेज होता है। इसका वर्क ही ये होता है कि जितने भी प्रत्येक किडनी से, इस किडनी से यूरिन बने होते हैं उन सारे यूरिन को ये क्या करता है, स्टोरेज करता है। और ये जो होता है यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, ये जितने यूरिन जो होते हैं उन सारे यूरिन को पुश कर प्रेशर कर उसे यूरेथ्रा के रास्ते बाहर निकालने का भी वर्क करता है। तो यहाँ तक ये चीजें खत्म हुआ। तो यहाँ से जो ये अब तो इसका भी वर्क हमें समझ में आ गया, इसका भी वर्क समझ में आ गया। बचा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है हमारे बॉडी का यूरिनरी सिस्टम का यह सबसे बाहरी वाला और लास्ट ऑर्गन होता है। इसका जो काम होता है ना, यह हमारे बॉडी में वन होता है और जो इसका वर्क होता है वह यूरिन को आउटसाइड द यूरिनरी ब्लैडर से जो भी यूरिन स्टोर हुए रहते हैं उन सारी यूरिन को ये क्या करता है, बाहर करता है। ये चीजें हमको यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरेथ्रा का वर्क क्या होता है, तो आप आसानी से इसे डिस्क बता दीजिएगा कि ये जितने यूरिन स्टोर हुए रहते हैं यूरिनरी ब्लैडर में उन सारे यूरिन को ये क्या करता है, बाहर करता है। आया समझ में? स्फिंक्टर तो जानते हैं, ये स्फिंक्टर जो होता है इस यूरिन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये चैप्टर मैंने यहाँ से क्या किया था, खत्म कर दिया था ना। तो मैंने बोला था ना ये चीजें नोट कर लीजिएगा और इसे कुछ पॉइंट मैंने बोला था लिखवाने के लिए ना। हाँ चलिए ठीक है, आज हम केवल डिस्कस करेंगे। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने भूल गया हूँ कि जो ये यूरिन, ये किडनी से यूरिन जो निकल रहा है बाहर ना, तो ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिनेशन क्या होता है। तो यूरिनेशन का मतलब यह हुआ कि डिस्चार्जमेंट ऑफ यूरिन इन आउटसाइड, मतलब डिस्चार्जमेंट ऑफ यूरिन ऑफ आउटसाइड, बाहर यूरिन को निकालना क्या कहलाता है, यूरिनेशन। या मिक्चुरेशन भी होता है, वही होता है, यूरिन को बाहर निकालना क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन। चलिए ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, डिस्कस यहाँ से इसको हम मिटा देना है। हाँ देखिए, कुछ बायोलॉजी के टर्म में कुछ वर्ड दिए होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा ना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछता है कि व्हाट इज ए मीनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, ये सब क्वेश्चन पूछता है ना। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होगा कि अमीनोटेलिज्म क्या होता है, यूरियोटेलिज्म क्या होता है, यूरिकोटेलिज्म क्या होता है। हाँ ये तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मैंने आपके क्लासेज में बहुत अच्छे तरीका से इसके हम डिफरेंसेस कंक्लूड किए थे, आपको अंतर करना सिखाए थे ना। अगर नहीं आ रहा है
तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से उसको क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। जैसे कि ये जो किडनी हमारे बॉडी में पाई जाती है, ये तो अब जिस मटेरियल यूरिन के रूप में यूरिया बाहर निकाल रही थी ना, वो उसी के आधार पे ऑर्गेनिक मटेरियल के आधार पे हमारे जो यूरिनेशन होता है उसे सॉरी ऑर्गेनिक मटेरियल के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है रिलीज करने के आधार पे। जैसे कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम से या यूरिनरी सिस्टम से क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिया रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड करते हैं। और भी एग्जाम्पल है। जनरली आपको यही 3 पूछता है कि वह ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को निकालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वह ऑर्गेनिज्म जो अपने सेक्रेटरी सिस्टम से यूरिक एसिड को निकालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वह ऑर्गेनिज्म जो अपने अपने सेक्रेटरी सिस्टम से यूरिया को बाहर निकालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। ये चीजें ये आपको पूछता होगा, कहीं ना कहीं आप ये पूछ देता है, लेकिन आज हम उसको क्या कर देंगे, तो कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। चलिए ठीक है। तो हाँ, इसे हम डिलीट कर दें। चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं, मिटाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन चलिए फिगर अच्छा बनाया ना जी। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल हम तो जानते हैं कि हमने यूरिन के रूप में कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज करते हैं, यूरिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीनोटेलिज्म क्या होते हैं, अमीनोटेलिज्म क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से आते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म इसका एग्जांपल भी पढ़ेंगे, इसका भी एग्जांपल पढ़ेंगे ना। यूरिकोटेलिज्म इसका भी हम एग्जांपल पढ़ेंगे ना। ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे, 3 ही पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा हो कल आज आप लोग सही तरीका से चैनल को आप देखे नहीं है ना, उसमें आप सही से वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, कंप्लीट भी नहीं देख रहे हैं। आप कंप्लीट देखिए वीडियो को, आप ज्यादा से ज्यादा आप कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि ये आप भगा भगा कर देखेंगे तो ये ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह मैंने आपका क्लासेज आप लोग कर रहे थे मेरा, आप लेट कर आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये आपको ये स्टार्टिंग किया हूँ, ताकि जो बच्चे लेट आ रहे थे वो क्या कर ले, इसे कवर कर ले ना। तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक ले वीडियो जरूर देखें ना, क्योंकि मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था वही चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं इसमें ये चीज़ें मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या, अमीनोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म देखिए, अमीनोटेलिज्म क्या होता है। देखिए अमीनोटेलिज्म जैसे कि मैंने बोला था ना कि हम लोग अपने अपने उत्सर्जन के दौरान या मूत्राशय के दौरान यूरिया को बाहर निकालते हैं। तो यह हमारे बॉडी में यूरिया का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। ये देखिए अमीनोटेलिज्म है। देखिए हम लोग यूरिया के साथ साथ जो होते हैं ना, हमारी बॉडी में अमोनिया भी बनता है, लेकिन यह अमोनिया इतना पॉइजनस होने की वजह से यह हमारे बॉडी में पूरी रूप से सिंथेसाइज नहीं होता है। इसे इसे यूरिया में कन्वर्ट कर उसे क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, अमोनिया को अगर आपको इस रीजन से अगर लग रहा है कि हमें अमोनिया निकालना चाहिए, ठीक है निकालिए ना, लेकिन आपको कम से कम 1000 लीटर वाटर पानी पीना पड़ेगा। इसका मतलब ये है
कि वह ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को निकालते हैं वो 1000 लीटर वाटर पानी से भी ज्यादा पीते हैं। इतना समझ में आया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों नहीं निकालते हैं। हम लोग इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि हम लोग उतना पानी नहीं पीते हैं। ठंडी में तो ये पता चल रहा है कि लोग आधे आधे गिलास से ही पूरी नहा भी ले रहे हैं और उतने ही पानी से अपना वर्क भी कम कर ले रहा है ना। पानी कम पी रहा है ना। पानी अगर कम पिएंगे तो क्या हो सकता है? रीनल कैल्कुलाई। हम आपको पीछे आगे मैं आपको बताऊंगा कि रीनल कैल्कुलाई क्या होता है। मैंने आपको क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि रीनल कैल्कुलाई जो होता है वो पानी की लेस अमाउंट कम पीने की वजह से ये हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, इसके पार्टिकल डिपोजिशन हो जाते हैं। या पानी जब हम कम पीते हैं तो हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो फ्लो होने में दिक्कतें आने लगती हैं और वो हमारे बॉडी में उसके जो पार्टिकल्स जो कंपोजिशन होते हैं वो हमारे नेफ्रॉन किडनी के इनर सरफेस में क्या हो जाते हैं, डिपोजिशन होने लगते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? रीनल कैल्कुलाई। मैंने आपको मैं बताऊंगा इस डिजीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। इसे किडनी के पथरी भी बोलते हैं ना। तो जनरली आप छोड़िए यहाँ से, हम लोग मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया क्योंकि अमीनोटेलिज्म जो होते हैं हम लोग उतना पानी नहीं पी पाते हैं। इसके वजह से हम लोग अपने सेक्रेटरी मटेरियल से क्या रिलीज करते हैं? यूरिया को रिलीज करते हैं। ऐसे में चलिए ठीक है। या हम लोग तो यूरिया रिलीज करते हैं तो हम लोग को तो अमीनोटेलिज्म नहीं कहा जाएगा। जनरली अमीनोटेलिज्म का परिभाषा जान जाइए कि दोज ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट द अमोनिया। मतलब कि वह ऑर्गेनिज्म जो अपने उत्सर्जन से, अपने मूत्राशय से जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिज्म। ऐसा समझे? मतलब कि वह ऑर्गेनिज्म जो अपने उत्सर्जन से अमोनिया को बाहर निकालते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमीनोटेलिज्म कहा जाता है। ऐसे लिख सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म which excrete the ammonia is known as अमीनोटेलिज्म। इसमें ये इसका मतलब हुआ कि वह ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करे क्या? अमोनिया। अपने उत्सर्जन से या अपने मूत्राशय से अमोनिया को रिलीज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिज्म। आया समझ में? चलिए देखिए अमीनोटेलिज्म। अब तो ये परिभाषा समझ में आ गई। ये तो आपको अब भूलना नहीं चाहिए ना। क्यों मैंने इसको इस तरह से बता ही दिया। देखिए दोज ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट द अमोनिया, मतलब कि वह ऑर्गेनिज्म जो अपने उत्सर्जन से क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया। अब कौन कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसके जो एग्जाम्पल होते हैं लगभग सभी एक्वाटिक आते हैं। ऑल एक्वाटिक एनिमल्स ना। ऑल एक्वाटिक फिशेज भी आती हैं, एनिमल्स भी, जो जानवर होते हैं हमारे जो उसमें पाए जाते हैं लगभग वो एनिमल्स एंड फिशेज। हाँ, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं? अमीनोटेलिज्म होते हैं। आपने देखा भी होगा जो मछली होती है हमेशा जल में पानी ऐसे मुंह ऊपर कर ऐसे पीती रहती है, ऐसे मुंह उठा कर नहीं पीती रहती है। हाँ, वो देखेंगे ना
तो वो पानी ही ऊपर पीने के लिए आती है, ऐसे नहीं आती है। वो पानी पीती है और अपने पानी को फिर बाहर निकालते रहती है। वो हमेशा 24 घंटा पूरे अपने वो डेली लाइफ में वो पानी हमेशा पीती रहती है, निकालते रहती है, पीती रहती है, निकालती रहती है। इसीलिए उनकी बॉडी में जो अमोनिया होता है वह किसी भी प्रकार के पॉइजनस टॉक्सिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करता है ना। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिज्म। समझ में? हाँ, इसमें फ्रॉग भी आता है और फ्रॉग भी होता है। फ्रॉग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब फ्रॉग जो ऊपर आता है ना, जब जमीन पे रहने लगता है तो वो यूरिया बाहर निकाल देता है। जब वो पानी में जाता है तो वो क्या रिलीज करता है, अमोनिया। चलिए ठीक है, इसको मैं इसको मिटा दे रहा है, लिख लिए। ये समझ में आया अमीनोटेलिज्म? क्यों जी, अंजलि जी समझ में आया? चलिए ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं। दूसरा मैंने पढ़ा है, दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। क्या बताया था जी? दूसरा यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म देखिए, अगर आप ध्यान लगाएंगे ना, ये यूरियोटेलिज्म है। यूरियोटेलिज्म क्या होता है, मेन सारा मीनिंग वही रहेगा जो मैंने सेंटेंस लिखवाया था इसमें, जो मैंने इसका परिभाषा दिया था सेम वही रहेगा। यहाँ पर भी हम लिखेंगे दोज ऑर्गेनिज्म which excrete the यूरिया मतलब ना कि वह यूरिया मतलब कि वह ऑर्गेनिज्म जो स्क्रीट करे यूरिया को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म। आपने यूरियोटेलिज्म पढ़ा भी होगा। यूरियोटेलिज्म आपने नाम भी सुना होगा। क्या हम आपको यूरियोटेलिज्म बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? क्या हम आपको यूरियोटेलिज्म बोल सकते हैं? हाँ, जरूरी बात है, बोल सकते हैं। क्योंकि हम अपने मूत्राशय से या उत्सर्जन से क्या रिलीज करते हैं, रिलीज यूरिया। हम लोग अपने उत्सर्जन से यह यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज करते हैं, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिज्म। आपने सुना भी होगा कहीं भी कि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ए यूरियोटेलिज्म, क्या मैन सॉरी व्हाट इज यूरियोटेलिज्म, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि जो एनिमल्स होते हैं क्या यूरियोटेलिज्म के अंतर्गत आते हैं? हाँ, आते हैं ना। तो इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो आप जानते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल जो होता है वो मैमल्स पे हम लोग कहते हैं ना जी, मैमल्स एंड एनिमल्स भी, जानवर भी लिख लीजिए, एनिमल्स ना, एंड फ्रॉग भी आता है। ये सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटेलिज्म ना। ये सब जो ऑर्गेनिज्म है ये यूरियोटेलिज्म होते हैं। अब मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि यूरिया जो होते हैं ये एनिमल्स भी रिलीज करते हैं, इसीलिए तो पहले खेतों में हम यूरिया नहीं डालते थे। आज हम खेतों में मार्केट से यूरिया लाते हैं, खेतों में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने एक्सक्रीशन से, अपने मूत्राशय से यूरिया को रिलीज करते थे और वह यूरिया उनके वेस्ट मटेरियल में क्या कर जाता था, मिक्स कर जाता था और उसे हम खेतों में डाल देते थे, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, यूरिया की भरपाई हो जाती थी। तो
यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे यार इसमें समझने की क्या बात है कि वह ऑर्गेनिज्म जो स्क्रीट करे क्या, यूरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को बाहर निकालता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है मैमल्स का मतलब जनरली हम लोग आते हैं, एनिमल्स जानवर जो होते हैं लगभग ज्यादा जानवर सभी जानवर क्या आते हैं इसी यूटिलिज्म के अंतर्गत आते हैं। फ्रॉग को एक्सेप्शन कहा जाता है क्योंकि वह जल और जमीन दोनों पे रहता है, इसलिए वह दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज करता है। ये मिटा दें, लिखना है तो लिखते चलिए, फिर उसको मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। तो नोट्स मैंने पीछे भी लिखवा चुका हूँ, मैं फिर भी लिखवाऊंगा। जो लोग नहीं कंप्लीट किए हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे ना। तो मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। मेरा यहाँ पे भी गंदा हो जाता है, वहां पे तो गंदा होता ही है क्लास में। चलो ये लग रहा है क्या जी, यहाँ से कहाँ से लग जा रहा है, ये लग रहा है चूना लग रहा है। चलो यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म क्या होता है? सेम वही परिभाषा है, दोज ऑर्गेनिज्म which excrete the यूरिक एसिड। क्या? यूरिक एसिड। देखिए ये यूरिक एसिड है, मतलब कि वह ऑर्गेनिज्म जो अपने एक्सक्रीशन से क्या रिलीज करे, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड नहीं समझ रहे हैं? यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड के बारे में जनरली थोड़ा जान जाइए कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड जो होते हैं जनरली व्हाइट आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, और क्रिस्टली होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टली। बेकिंग भी होंगे और क्रिस्टली होते हैं, चिपचिपे आकार के होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं। इसे सेमी सॉलिड भी कर सकते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं। सेमी सॉलिड के अंतर्गत कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा जो पक्षियां होती हैं अपने वेस्ट मटेरियल को क्या कर देती है, आपके सिर पे डिस्चार्ज कर देती है। हाँ वही यूरिक एसिड होता है। आपने छूकर भी देखा होगा कि वो छूने पर क्रिस्टली जैसा महसूस होता है। इसमें क्योंकि ये जो यूरिक एसिड होती है वो क्रिस्टली संरचना में पाई जाती है और वह व्हाइट आकार की होती है। ये जनरली जो एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ऑल बर्ड्स, BIRDS, ऑल बर्ड्स, जितने भी चिड़िया, एंड सम रेप्टाइल भी आता है। सम रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाला प्राणी जो है, रेप्टाइल ना। ये जो प्राणी होते हैं ये अपनी मूत्राशय से यूरिक एसिड को बाहर करते हैं। ऐसा में चलिए ना। तो हाँ, ये बर्ड्स का आपने सुना भी होगा कि बर्ड्स जो होते हैं, हम लोग जहाँ पे गाली भी देते हैं बर्ड्स को कहते हैं कि ये जहाँ नहाते हैं वही पे आ जाती है। ऐसा कोई बात नहीं है। इसकी भावना को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिर या आपके कपड़ों पर ऐसे ही फीकल मटेरियल डिस्चार्ज नहीं कर देती है या यूरिन डिस्चार्ज नहीं कर देती है। उसके पास जो होता है यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो सुने थे ना पीछे,
हम लोग में यूरिनरी जो ब्लैडर था वह यूरिन को स्टोर कर रहा था ना, तभी तो हम लोग का संसाधन होता है अपना, जहाँ चाहे तहाँ अपना क्या कर देते हैं, डिस्चार्जमेंट कर देते हैं। लेकिन पक्षी बेचारे जो होती हैं उनके पास ऐसा स्टोरेज आर्गन नहीं होता है। वो अपना यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का जो डिस्चार्जमेंट होता है वह किसी स्थान या किसी पोजीशन या किसी दशा में आपको वहाँ पे अपना क्या कर देती हैं, डिस्चार्जमेंट कर देती हैं, और दोस्त बेचारी को आप क्या कर देते हैं, दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी कोई दोष नहीं है, दोष तो उसकी है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जा रहा है ना। आप समझ में आया वो क्यों डिस्चार्जमेंट कर देती है सिर पे आपके? ये इसी कारण होता है, वो जानबूझ को नहीं डिस्चार्जमेंट करती हैं। उनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, वो अपना यूरिन क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। आया समझ में? चलिए चलिए ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ समझ में आया जी? यूरियोटेलिज्म, अमीनोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म, तीनों एग्जांपल भी मैंने बता दिया। ये पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस भी मैंने कर दिया। तो इसमें कोई डिफरेंस आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे तरीका से क्या किया, डिस्कस कर दिया। देखिए ये अगर आप अपने ध्यान से पढ़ा भी होगा, ध्यान से पढ़े होते तो इसमें देखिए इसके तीनों नाम में ही इसका आंसर है। देखिए यूरियोटेलिज्म, यूरियो मतलब कि वो अपने एक्सक्रीशन से यूरिया को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, यूरियो, इसलिए इसे यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। अमीनोटेलिज्म, अमोनिया, अमीनो मतलब कि वह अपने एक्सक्रीशन से क्या रिलीज करते हैं, अमीनोटेलिज्म। ऐसा में सॉरी, वह अपने एक्सक्रीशन से अमोनिया को बाहर निकालते हैं, इसीलिए अमीनोटेलिज्म कहा जाता है। देखिए उनके नाम में आंसर है। तीसरा देखिए यूरिको, यूरिक नहीं लग रहा है, देखो यूरिक है ना। ये जो यूरिक है मतलब कि वह अपने एक्सक्रीशन से यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। देखिए इनके नाम में ही आंसर है, अगर ध्यान देंगे तो कभी भूलने वाली कोई ऑप्शन ही नहीं आएगी। इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर लिखना जान जाएंगे तो नाम में ही इसका आंसर, हमेशा ध्यान में रखना कि इसका आंसर नाम में ही इसके है ना। तो इसीलिए इसको कोई भूलने की कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप भूलेंगे। चलिए एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कल बढ़ाऊंगा ना। एक पॉइंट हम थोड़ा सा इसमें हम आपको भूल गए थे पीछे, कवरिंग ऑफ किडनी बोला था जी, कवरिंग ऑफ किडनी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कवरिंग ऑफ किडनी को कौन कवर करता है, या कवरिंग ऑफ किडनी को कवर करने को किडनी को कौन कवर करता है। किडनी को कवर जो करती है, जो मेम्ब्रेन कवर करती है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम ये किडनी को कवर करती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और भी ये स्टार डबल स्टार डाल दीजिए ना, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कवरिंग ऑफ लंग्स ना, तो इसको हम बोलते हैं प्लूरा, इसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ना, प्लूरा मेम्ब्रेन ना, प्लूरा मेम्ब्रेन ना। और क्वेश्चन पूछ सकता है कवरिंग ऑफ हार्ट, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो कवरिंग है ना,
ये इस आर्गन को, ये जो आर्गन्स है इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है? एक कवरिंग होती है जी, कवर कोई किसी को क्यों करता है? उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही ना। तो यहाँ पर भी ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये इन किडनी हो या लंग्स हो या हार्ट हो, ये अपने अपने पार्ट को क्या करते हैं? कवर करने का काम करते हैं। हम यहाँ पे किडनी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे। यहीं से हम इसको क्या करते हैं, लेकिन लिखना है तो लिख लीजिए। कवरिंग ऑफ लंग्स को पिलुला मेम्ब्रेन बोलते हैं, कवरिंग ऑफ हार्ट को पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो कवरिंग होती है, वो अपने अपने ऑर्गन्स को क्या करते हैं? कवर करने का काम करते हैं। कवर करने मेन मकसद होता है उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो हो गया। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन और पूछ सकता है, पेरिकार्डियम, हाँ सॉरी, देखिए पेरिटोनियम के रूप में ना, पेरिटोनियम के रूप में 3 मेम्ब्रेन होते हैं। ऐसे इसको हम यहाँ पे लिख देना है, पेरिटोनियम, 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 पेरिटोनियम के रूप में, पेरिटोनियम के रूप में तीन मेम्ब्रेन होती है। एक होती है रीनल फैसिया, रीनल फैसिया, दूसरी जो होती है एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल, और तीसरी जो होती है रीनल कैप्सूल होती है। देखिए रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल का मतलब किडनी, फैसिया का मतलब होता है क्या, जानते हैं फैसिया क्या होता है? फैसिया आप स्टार डालकर लिख लीजिएगा, ट्रिपल स्टार, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर को क्या बोलते हैं? फैसिया, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर को क्या बोलते हैं? फैसिया। आया समझ में? देखिए रीनल फैसिया, एडिपोज कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। एडिपोज कैप्सूल जानते हैं, एडिपोज नाम सुने होंगे, एडिपोज टिश्यू कभी सुने हैं? एडिपोज जो टिश्यू होता है, हमारे बॉडी में जो फैट का स्टोरेज होता है ना, फैट जो हम लोग खाते हैं, वसा वसा तेल जो खाते हैं, यह हमारे बॉडी के किसी पोजीशन पे स्टोरेज होता होगा ना, किसी सेल या टिश्यू। तो किसी सेल या टिश्यू का है, ये एडिपोज जो टिश्यू होता है हमारे बॉडी में क्या होता है? ये मौजूद होता है। ये जितने भी हम वसा तेल जो खाते हैं ना, फैट, ये इसी एडिपोज टिश्यू में स्टोरेज हो जाता है। तो एडिपोज टिश्यू की जब कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी खत्म हो जाती है, स्टोरेज करने की क्षमता जब खत्म हो जाती है, तो वही डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। उस डिजीज को हम लाइपोमा बोलते हैं। लाइपोमा में क्या होता है? फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के एक्सटर्नल रीजन में, बाहरी रीजन में, सेल मेम्ब्रेन में, सॉरी, हाँ सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं ना, सॉरी, हमारे बॉडी के अपर रीजन में ना, ये क्या इकट्ठा हो जाते हैं फैट, और उसी को लाइपोमा बोला जाता है। तो ये समझ में आ गया। ये रीनल कैप्सूल है, आप जानते ही हैं, रीनल किडनी कैप्सूल में ढका हुआ संरचना होती है, उसी को रीनल कैप्सूल होती है। ये तीनों आपस में कंबाइन करती हैं तो पेरिटोनियम बनाती हैं। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। आप फिलहाल में इतना जानते रहिए कि पेरिटोनियम के रूप में 3 मेम्ब्रेन होती है जो किडनी को क्या करती है? कवर करने का काम करती है। देखिए अंदर से नहीं, बाहर से किडनी को बाहर से कवर करती है ना। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर रहे हैं। आपने पेरिकार्डियम में भी इसी तरह होता है। देखिए पेरिकार्डियम में क्या होता है, इसको यहाँ से मैं जैसे कवरिंग आपकी, सॉरी, कवरिंग आप जो हार्ट पे था, हार्ट था ना,
इसमें जो कवरिंग ऑफ हार्ट थे उसको हम आंसर जो दिए थे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के रूप में भी बॉडी में ये तीन होते हैं, तीन लेयर से मिलकर बने होते हैं। पहला जो लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, उसे ईपीकार्डियम कहते हैं। ईपीकार्डियम, ईपीकार्डियम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ना ऑफ हार्ट्स। जो दूसरी जो लेयर होती है उसे मायोकार्डियम बोलते हैं। मायोकार्डियम ये मिडिल वाला होता है ना, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे इंडोकार्डियम बोलते हैं। आया समझ में? ये अंदर वाली होती है, ये इनर साइड। ये तीन लेयर जो होती हैं जब आपस में कंबाइन करती हैं तो क्या बनाती हैं? पेरिकार्डियम। ये भी हार्ट को आउटर लेयर से, बाहरी से क्या करती है? कवर करने का काम करती है। तो हाँ, ये पॉइंट मैंने भूल गया था। देखिए, ये यहाँ से कवरिंग हो गई। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग ना पर डे में कितना यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार इसको डाल लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी लीटर यूरिन डिस्चार्जमेंट पर डे। जैसे कि हम लोग तो अपने दैनिक जीवन में रोजाना यूरिन का डिस्चार्जमेंट करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम अपने एक दिन में कितने लीटर यूरिन को बाहर निकालते हैं। तो हम लोग एक दिन में जो यूरिन का हम डिस्चार्जमेंट करते हैं ना, वो 1 से लेके 1.5 लीटर ना, 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन हम पर डे क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पूछता है कि हम अपने दैनिक जीवन में एक दिन में कितना लीटर यूरिन को क्या करते हैं? डिस्चार्जमेंट करते हैं। तो 1 से 1.5 लीटर हम यूरिन को क्या करते हैं? डिस्चार्जमेंट करते हैं एक दिन में। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हुआ ना। और चीजें हम कल पढ़ाएंगे आपको ना अगले लेक्चर में ना। यहीं तक हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना, ज्यादा टेंशन मत लेना ना। मैं पूरा पूरा तुम सबको, सर बोले 3 चैप्टर पढ़ाने के लिए, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा ना। बस स्टेप वाइज पढ़ते जाना। हाँ, इस हफ्ते के लास्ट एंडिंग में आपका टेस्ट होगा ना। हाँ, तो चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना। लिखना है तो लिख लीजिए। तो और बताइए, सब ठीक है? रेगुलर क्लास करिए, वीडियो को अंत तक ले देखने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप अंत तक ले नहीं देखेंगे तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको दोबारा और इतने अच्छे तरीका से बता रहा हूँ। अगर स्टेप वाइज समझने अगर देखेंगे वीडियो तो जरूर आपको समझ में आएगा। इसमें ना भूलने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें उस कमेंट के माध्यम से आप हमें क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा ना।
तो यहाँ से मैंने ये चैप्टर को क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। चैप्टर को नहीं, यहीं से हम बंद कर दे रहे हैं और हम अगले दिन ये इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। याद कर लीजिएगा, मैं यहीं तक ले पढ़ाया था ना, इसके बाद मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा ना। तो मैंने कुछ बोलना चाह रहा था, हाँ चलिए जाने दीजिए। हाँ ओके, गुड नाइट ना। ओके गुड नाइट, ठीक है, ओके चल रहे हैं, बाय बाय।